शहनशाह शुभमन गिल अब पहुंचेंगे लॉर्ड्स के आइकॉनिक मैदान पे। अपनी कप्तानी की मोहर लगाई विराट कोहली ने 2021 में इसी मैदान में। सबको याद है वो 60 ओवर। ये आलोचना हो रही थी उनकी कप्तानी में कि एक कप्तान नहीं है टीम में, फील्ड में 3 से 4 कप्तान नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है कुलदीप यादव को खिलाओ, ये कह रहे नहीं यार। तो अब कंफ्यूज रहेगी इंग्लैंड कि यार अब हम टॉस जीत के करें क्या, कि आकाशदीप को नया बॉल मिलना ही मिलना है। लेकिन जो चैलेंज है उसके लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। शहनशाह शुभमन गिल अब पहुंचेंगे लॉर्ड्स के आइकॉनिक मैदान पे। यहां पे खेलने का इनका पहला मौका होगा। देखिए बहुत इंतजार वो भी कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान भारत के लिए जीत की एक नई कहानी लिख रहे हैं ना, ये सभी को इनका इंतजार है कि लॉर्ड्स पे वो क्या करेंगे। पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड इंतजार कर रहा है कि ऐसे फॉर्म में जो खिलाड़ी आ रहा है, जिसने एक ही मैच में 430 रन बना दिए, वो लॉर्ड्स के मैदान पे क्या करेगा, किस तरह से वो जो स्लोप की बात होती है वो स्लोप को किस तरह से एडजस्ट करेगा। क्योंकि ये तो आइकॉनिक मैदान है ना, ये वही मैदान है जहां पे कपिल पाजी की टीम ने 1983 में पहली बार विश्व कप जीता था। उसके 3 साल के बाद कपिल पाजी ने फिर टेस्ट मैच जीता। फिर 2014 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में यहाँ पे मैच जीता और अपनी कप्तानी की मोहर लगाई विराट कोहली ने 2021 में इसी मैदान में। सबको याद है वो 60 ओवर। सो उसी लिहाज से अगर आप देखेंगे ना, कैप्टन शुभमन गिल भी कुछ उसी तरह की इम्प्रिंट डालना चाहेंगे बतौर कप्तान और बल्लेबाज। लेकिन सबसे पहले कैप्टन शुभमन गिल की बात करेंगे, कैप्टन की, क्योंकि जिस तरह से कैप्टनसी की पिछले मैच में बहुत मज़ा आया, बहुत जान नजर आया उनकी कप्तानी में, बहुत असर्टिव नजर आए। देखिए पहले मैच के बाद ये आलोचना हो रही थी उनकी कप्तानी में कि एक कप्तान नहीं है टीम में, फील्ड में 3 से 4 कप्तान नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में भी सबकी बातें सुन रहे थे शुभमन गिल, लेकिन ऐसा नजर आ रहा था कि डिसीजन खुद ले रहे थे। एक एग्जांपल, आखिरी दिन जब चौथा दिन खत्म हुआ, आकाशदीप ने विकेट निकाली थी पवेलियन एंड से, सबको यही लगा होगा ना कि वहीं से आके गेंदबाजी करेंगे। लेकिन शुभमन गिल ने कहा नहीं, आप दूसरे छोर से गेंदबाजी करो, वहां पे ना शायद क्रैक है थोड़ा, वहां पे ज्यादा आपको मदद मिल सकती है, वहां से गेंदबाजी करें। और वहां से उन्हें विकेट दिलवाई। सुबह का वक्त प्रसिद्ध कृष्णा से भी गेंदबाजी करा रही थी, आपको याद होगा मैच का एक दिन। सो वहां पे अलग अलग सिचुएशन में अलग दिमाग लगा के कप्तानी करे। और दूसरी बात ये भी ना, पूरी दुनिया कह रही है कुलदीप यादव को खिलाओ, ये कह रहे नहीं यार मैं वाशिंगटन सुंदर के साथ जाऊंगा। अब उसमें भी तो आपकी जान लगती ना, आप भले ही कोच और कप्तान मिल के ये डिसीजन लेते, लेकिन आपकी भी तो सहमति चाहिए ना, उसके बिना नहीं होगा। तो वहाँ पे भी बहुत असर्टिव नजर आए, जिस तरह से मजबूती, चाहे वो डिसीजन में, चाहे जिस तरह से गेम चलाना है, वो सब नज़र आया उनकी कप्तानी में। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा। और कई बार तो ऐसा लगा यार यहाँ पे सिराज को डला सकते थे, वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को डला रहे, तो शायद ये भी सोच रहे ना कि कॉन्फिडेंस मेरे को ये लड़के को दिलाना है, तो वो भी देखने को मिला। और ओवरऑल जिस तरह से फ्यूचर लग रहा है, एक कामनेस के साथ आगे बढ़ता हुआ ये खिलाड़ी नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ही इज़ अ टाइगर इन कैट्स स्किन। ये मतलब है ना, बिल्ली की खाल में शेर है, सामने से एकदम सॉफ्ट लेकिन अंदर से मजबूती। ऐसा कैप्टन नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ना थोड़ा सॉफ्ट मैनरिज्म है इनका, लेकिन है बड़ा मजबूत। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन की बल्लेबाजी भी की अगर बात करें तो वो जो एपेटाइट दिखाई है इनकी बल्लेबाजी में, जिस तरह से स्पेल बाय स्पेल काउंटर कर रहे सभी गेंदबाजों को, खास करके एजबेस्टन में जो किया, आई थिंक वो बहुत स्पेशल बैटिंग थी। पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो एकदम मोहर है शुभमन गिल की बल्लेबाजी की उस मैच में, बर्मिंघम के मैच में, जिसमें इतिहास रच दिया बतौर बल्लेबाज और कैप्टन और बतौर भारतीय टीम। क्योंकि कोई जीता ही नहीं ना, 1967 से मैचेस चली आ रही है, ड्रॉ एक ही हुई है, आप बाकी मैचेस सब हार गए। उसके बाद आप 2025 में नई कप्तान के साथ जीतते हो, और उसमें खुद ही कप्तान ऐसी बल्लेबाजी करता है कि सब याद रखे, रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी। सो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस लिफ्ट्स अप। और यहाँ से ना एक चीज़ है कि ये दोनों टेस्ट मैच में किसी ने भी सीनियर खिलाड़ी को मिस किया नहीं है। क्रिकेट रुकता नहीं है, क्रिकेट चलता रहता है। यहाँ से अगर हारते भी ना तो भी एक सही डायरेक्शन में भारतीय टीम जा रही है। तो वेरी वेल डन कैप्टन शुभमन गिल, वेरी वेल डन बैटर शुभमन गिल। और दूसरा, भारत ने पता है क्या किया है, बेसबॉल की जो थियरी ना उस पर अटैक किया था पिछले मैच में। एक तो उनको थकाया, जब चौथे दिन के ख़त्म होते होते जब डिक्लेरेशन लेट आया ना, तो भारत ने
इंग्लैंड को ये बताया कि अच्छा आपको बेसबॉल खेलना है ना, हम इतना स्कोर अर्जित करेंगे क्योंकि हम वो पोजीशन में है कि आपके सामने से बेसबॉल खेलने के बावजूद भी रन्स को इतना दूर कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, करे क्या। बिल्कुल वैसा ही था बेसबॉल और इंग्लैंड के खेमे में, क्योंकि आपने और बार बार वो देख रहे हैं बाकायदा ड्रेसिंग रूम की तरफ कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये पोजीशन में भारत को देख के बड़ा मजा आ रहा था जब मैं कमेंट्री भी कर रहा था। देखिए, और सब लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना था यार उसके पीछे थियरी है, और थियरी सामने नजर आई कि बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती थी भारतीय टीम। अगर मुझे लगता है कि अगर और लेट डिक्लेयर करते ना, सुबह सुबह भी अगर डिक्लेयर करते, जो नहीं करना चाहिए, शाम को डिक्लेयर करना, 2-3 विकेट निकालना वो ज़रूरी था, लेकिन अगर सुबह भी करते ना तो भी मुझे लगता है, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यार वो 10 ओवर गंवाने के बावजूद भी तो कितनी आसानी से उन्हें हरा दिया ना भाई। कितनी कम ओवर, पूरी ओवर तो यूज़ भी नहीं की भारत ने। जब आप किसी की अप्रोच पे टारगेट करते हो ना बतौर टीम, तो फिर वो पीछे हटता है। अब क्या होगा, टॉस जीत के 2 बार इनवाइट किया भारत को, अब यहाँ पे कहेंगे या तो लॉर्ड्स पे उनको घास वाली पिच रखनी पड़ेगी, लेकिन समर चल रहा है, 29-30 का वेदर है, ड्राई हो जाती है पिच, तो कितना मॉइस्चर डालेंगे, और मॉइस्चर रखेंगे तो कितना, घास तो रख देंगे, लेकिन घास के साथ मॉइस्चर रिटर्न होना है ना, कितने दिन तक रिटेन रहेगा ये भी देखना है आपको। तो अब कंफ्यूज रहेगी इंग्लैंड कि यार अब हम टॉस जीत के करें क्या उसी हिसाब से जाएंगे। देखिए, आइडियली तो जो चीज़ आपके लिए काम करी आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मैं चाहूँगा कि बेसबॉल अपना जो अंदाज है वो बदले नहीं, लेकिन मुश्किलात बहुत है। क्या मुश्किलात है कि एक तो भारत ने हर चीज़ को वो काउंटर किया, सीनिंग कंडीशन देखिए तो भारत का मेन गेंदबाज तो अभी वेट कर रहा है, जसप्रीत बुमराह, वो आया तो और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आकाशदीप तो वैसे ही बहुत गेंद को हरकत करता है, सिराज को भी फायदा हो जाएगा अगर वो फर्स्ट चेंज डालते तो भी। तो ओवरऑल भारत के पास ना ये भी है ना सोच कि यार हम क्या एक और सीम गेंदबाज खिलाए, लेकिन बेसबॉल की अगर बात करें ना तो वो अप्रोच अगर सीमिंग कंडीशन हुई तो क्या वो सही है, क्योंकि बेसबॉल खेलने के लिए सपाट पिच चाहिए। बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब उनको देने पड़ेंगे। उनके जो गेंदबाज आ रहे हैं ना, गस एटकिंसन आ रहे, जोफ्रा आर्चर आ रहे वापस, तो फिर चोट के बाद वापस आ रहे हैं, अब उनको किस तरह से चलाएंगे। बैटिंग में जैक क्रॉली, यार कभी लगता है यार, और भाई अगर आप 31-32 के औसत से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो बतौर इंग्लैंड के ओपनर, ऐसा आप देखने को मिलता नहीं है। वहां पे भी वो फंसे हुए हैं। ओवरऑल देखेंगे ना, कैप्टन बेन स्टोक्स के भी खुद रन नहीं है। अब ये अप्रोच आपको चलाना है, इसमें अगर सीमिंग कंडीशन हो गई और 2 दिन 3 दिन सीम हुआ तो फिर आप किस तरह से खेलोगे, ये भी देखना होगा। तो बतौर इंडियन टीम पिछला मैच जीत के जिस तरह से बेसबॉल के अप्रोच पे आपने अटैक किया ना, क्योंकि आखिरी दिन तक वो कंफ्यूज थे, डिफेंस करे, बड़े शॉट लगाए, गेम को निकाले, क्या करे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना सबसे बड़ी जीत रही, जीतने के अलावा भारतीय टीम की। और डायनामिक्स किस तरह से चेंज हो गए, सीरीज स्टार होने से पहले ये लग रहा था कि भारतीय टीम सेटल नहीं है, ट्रांजिशन पीरियड पे जा रही है, लेकिन 10 दिन का खेल हुआ अभी तक टेस्ट मैच में, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डोमिनेट किया है भारत ने। भला हालांकि पहला टेस्ट मैच हार गए, लेकिन वहां पे भी तो 3-4 मौके थे ना मैच जीतने के। तो ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छा खेले, कंसिस्टेंट क्रिकेट खेले। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यार कैप्टन शुभमन गिल तो सेटल नजर आ रहे हैं, टीम भी सेटल नजर आ रही है, बुमराह के आने से टीम और मजबूत होगी, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पे मजबूती हो रही है। वहां पे सवाल खड़े हो रहे बेन स्टोक्स की कप्तानी पे, सवाल खड़े हो रहे कि आपने टॉस जीत के गलत कर दिया। वहां पे आपको पता था कि बर्मिंघम में स्पिन आती है गेम में, तो फिर आपने इनवाइट क्यों किया भारत को बैटिंग करने के लिए। सवाल ये होगा कि भाई आप गेम किस तरह से चलाएंगे, इसी अप्रोच के साथ चलाएंगे, या तो फिर आपके पास जो ओपनर का प्रॉब्लम है, स्पेशली जैक क्रॉली को लेके, फास्ट बॉलिंग का प्रॉब्लम है, क्या बशीर के साथ आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, अगर आपको सीमिंग कंडीशन चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इंग्लैंड यही चाहेगी कि लॉर्ड्स का मैदान है, स्लोप है, हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, गस एटकिंसन के आने से, आर्चर के आने से फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इतना आसान भी तो नहीं है ना। फास्ट बॉलर को ज़्यादा गेंदबाजी ना करना, इंजरी के बाद आना मुश्किल नहीं है। चलिए मैं दोनों गेंदबाजों की बात कर लेता हूँ। 4 साल हो गए जोफ्रा आर्चर को टेस्ट क्रिकेट खेले हुए, और अभी भी जब काउंटी क्रिकेट खेले थे 18 ओवर के आसपास डाली थी एक इनिंग में गेम। आपने एक मैच के अलावा ज़्यादा खेले नहीं है, इतना आसान नहीं ना, स्पेल आफ्टर स्पेल। तो फिर आपको बतौर इंग्लैंड 5 फास्ट बॉलर चाहिए, हो सकता है कि स्पिनर बिठाए ना, तभी आपको फिर गेम चलाने में आसान होगी। फिर गस एटकिंसन तो यार देखिए, इनका फास्ट बॉलिंग में 2022 से सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, क्वालिटी है उसके पास सीम है, इन डेप करता है गेंद को, लेट मूवमेंट करता है, स्लो का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, पेस है उसके पास 140, अच्छा रिदम लेके आया तो वो चैलेंज कर सकता है भारत को, लेकिन वो भी इंजरी के बाद वापस आ रहा है, तो वो भी तो आसान होगा नहीं ना इंग्लैंड के लिए।
पिछले मैच में अगर एक डिफरेंस बनाना है ना दोनों टीम के बीच में, तो फास्ट बॉलिंग सबसे बड़ा डिफरेंस था। देखिए लगभग 80% जो गेंद थी ना, वो भारतीय तेज गेंदबाजों ने में गुड लेंथ एरिया और आगे वाली एरिया में डाल के जहां पे विकेट मिल सकती है वहां पे गेंदबाजी करी है। बड़ा नंबर है। वहीं पे या तो इंग्लैंड बहुत शॉर्ट था या तो बहुत ज्यादा आगे था। वो परसेंटेज उनका इतना ज्यादा अच्छा था नहीं, आसपास भी नहीं थे। दूसरा, 0.78 डिग्री का मूवमेंट देखने को मिला भारत की तरफ से, और वहीं पे 0.60 के आसपास का जो मूवमेंट था वो मिला इंग्लैंड को। ये भी बड़ा अंतर है। सो क्वालिटी वाइज भी ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए जो मूवमेंट ऑफ द पिच, जिस तरह से हैरी ब्रुक की विकेट निकाली आकाशदीप ने ऑफ स्टंप के बहुत बार, और एकदम ऑफ स्पिनर की तरह तेज फास्ट बॉलिंग में 140 की स्पीड पे अंदर आएगी, हैरी ब्रुक के पास कोई मौका ही नहीं था। इतना बड़ा मूवमेंट किसी भी इंग्लिश गेंदबाज का पूरे मैच में नहीं हुआ। और उनकी ऐसी थियरी नजर आई कि हम स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पाटा पीछे, क्योंकि वही काम चला है, वही काउंटी क्रिकेट में भी करते हैं, वही इंग्लैंड में भी ये लोग करते हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने यहाँ पे आके उनको ये बताया कि यार तुम अगर सीम अप करोगे ना, अच्छी सीम से गेंदबाजी करोगे, तो आपको बाकायदा मूवमेंट मिलेगा, नंबर्स के जरिए, विकेट्स के जरिए, सब नजर आए। 25 ओवर नई गेंद पहली और सेकंड इनिंग मिला दे तो 15 विकेट भारत ने निकाली है। वहीं पे वो नई गेंद से सिर्फ 4 विकेट मिली है इंग्लैंड को। तो ये कंपैरिजन भी रिजल्ट के मामले में, अप्रोच के मामले में, प्रोसेस के मामले में, सब में भारतीय तेज गेंदबाजी वाज द डिफरेंस कंपेयर टू इंग्लैंड इन इंडिया। बुमराह आ जाएगा वापस। भाई बुमराह अगर वापस आया ना तो और मजबूती होगी भारत को। तो बुमराह ने रेस्ट कर लिया है, जितना रेस्ट चाहते थे। मेरा ये अभी भी मानना है उनको खेलना चाहिए, जितना अवेलेबल हो उतना खेलो। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। अच्छा है कि हम पिछला मैच जीत गए, लेकिन अब वो वापसी करेंगे, भारतीय टीम और मजबूत हो जाएगी। स्लोप पवेलियन एंड से वो गेंदबाजी करेंगे तो उनको इन स्विंग मिलेगा, दूसरे एंड से, नर्सरी एंड से गेंदबाजी करेंगे तो आउट स्विंग ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये दोनों एंड से इन स्विंग भी कर सकता है, आउट स्विंग भी कर सकता है। स्लोप का इसे कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी अलग है। अब लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आकाशदीप के साथ। मेरा जहन में कोई डाउट नहीं है कि आकाशदीप को नया बॉल मिलना ही मिलना है। अनफॉर्चुनेटली सिराज मेरे हिसाब से फर्स्ट चेंज डालनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से आप अटैक करना चाहेंगे ना। अगर थोड़ा इमोशनल होकर सोचेंगे यार सिराज और आकाशदीप को गेंदबाजी कराओ, बुमराह तो यार फर्स्ट चेंज भी डाल देता, उसके पास वो क्वालिटी है। सिराज पुरानी गेंद से थोड़ा कम उसकी एबिलिटी हो जाएगी, लेकिन आप नए बॉल से दोनों तरफ से अटैक करोगे तो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर थोड़ी भी हेल्प है तो एक तरफ से आकाशदीप सीम के साथ, दूसरी तरफ सीम, स्विंग, पेस, बुमराह की ऑड एक्शन, ये सब है। तो दोनों तरफ से अटैक, सांस लेने का मौका मत दीजिए। मेरे जहन में कोई डाउट नहीं कि दोनों तरफ से आकाशदीप और बुमराह होने चाहिए। नए बॉल उनको ही करना चाहिए। भारतीय टीम क्या करती है ये देखना जरूर होगा, लेकिन मजबूती और मिलेगी बुमराह के आने से। एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना इस मैच का, विकेट कीपर बैट्समैन। देखिए सबसे आगे तो शुभमन गिल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 650 रन बना चुके हैं ऑलरेडी 4 इनिंग में। लेकिन उनके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है दोनों विकेट कीपर का। नंबर 2 पे जेमी स्मिथ, नंबर 3 पे ऋषभ पंत। लगभग 350 रन जेमी स्मिथ ने बनाए और 340 के आसपास 342 ऋषभ पंत ने बनाए। तो यार ये तो विकेट कीपर प्लेइंग एट द बेस्ट एज अ बैट्समैन, दिस इज आउटस्टैंडिंग। एक नंबर 7, एक नंबर 5 बैटिंग कर रहा है। और जिस तरह से ऋषभ पंत ने पिछले मैच में सेकेंड इनिंग में जो पारी भी खेली थी ना, वो स्पीड पे बैटिंग करना बड़ा ज़रूरी था। अगर वो नहीं आती ना पारी, तो जडेजा तो थोड़ा आराम से ज़्यादा खेल रहे थे ना शुरू में, वो भी अच्छी पारी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऋषभ पंत की पारी बड़ी क्रूशल थी, जल्दी टाइम देना, और आखिर में जब भारत को 3 विकेट मिली तो उसमें ये पारी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था। ओपनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैच में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। केएल राहुल ने 236 बनाए, यशस्वी जायसवाल ने 220 रन बनाए। ऑलरेडी 2 हाफ सेंचुरीज की पार्टनरशिप ये ओपनिंग की कर चुके दोनों बल्लेबाज मिलके। केएल राहुल की तो सुनहरी यादें होगी ना यहाँ पे। केएल राहुल लास्ट टाइम 100 जड़ा था, मैच जीती भी थी, मैन ऑफ द मैच भी नहीं मिला था, तो उसी लिहाज से उन्हें शुरुआत करनी होगी। और जायसवाल तो यार बड़ी स्टेज का प्लेयर, ऑलरेडी माना जाता है कि यार जहाँ बड़ा स्टेज है, जहाँ इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो रन बना रहा है, तो ये बड़ा क्रूशल हो जाएगा। लेकिन दोनों को ना एडजस्ट करना बड़ा ज़रूरी होगा उस स्लोप का, खास करके नए बतौर ओपनर आपने अगर कर दिया ना, तो बाकी गेंदबाजों के लिए इस ऑड ग्राउंड पे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा गेम को चलाना। तो स्टार्ट एक और बार इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार ना नई गेंद का थोड़ा ज़्यादा चैलेंज मुझे लग रहा है होगा इंग्लैंड की तरफ से, पिच के लिहाज से भी, और साथ ही में जो क्वालिटी ऑफ गेंदबाजी होगी ना,
वो भी ज़्यादा बेहतर पेस और ज़्यादा बाउंस के साथ होगा। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या रणनीति लेके आते हैं? क्या ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाद यशस्वी जायसवाल छोड़ेंगे? क्या अपने अप्रोच में ही खेलेंगे? ये मेरे को ज़रूर मेरी नज़र रहेगी। और वहीं पे केएल राहुल का एक्सपीरियंस बहुत क्रूशियल होगा इस मैच में, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया, मैच जीत जाते हैं, तो आप सीरीज़ पे पूरी तरह से पकड़ बना सकते हैं। लेकिन जो चैलेंज है, उसके लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। गस एटकिंसन का, जोफ्रा आर्चर का, और यहाँ तक कि इस पिच पे मुझे लगता है कि जिस तरह से बेन स्टोक्स से उनकी गेंदबाजी, वो भी बड़ी क्रूशियल होगी। लॉर्ड्स का जो स्लोप है ना, उसके बारे में बहुत बात होती है। आपको एक हल्का सा अंदाजा दिलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये पिच जनरली कहीं किसी भी ग्राउंड में चले जाओ तो ऐसे रहती है, राइट। लॉर्ड्स का थोड़ा सा ऐसा टिल्ट समझ लीजिए, हल्का सा। आप लेफ्ट टू राइट, अगर सपोज मैं पवेलियन, दिस इज द पवेलियन एंड और नर्सरी एंड, जो आपको प्रेस बॉक्स नजर आता है ना, वो नर्सरी एंड है, और ये पवेलियन एंड से मैं अगर बॉलिंग करूंगा ना एज ए लेफ्ट आर्मर, तो मेरे को इन स्विंग करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा जो स्लोप के हिसाब से ना बॉल इस तरफ ही जाएगा। लेकिन मैं नर्सरी एंड से गेंदबाजी करता हूं तो मेरे को आउट स्विंग करने में बड़ी आसानी होगी। तो भारत को ये भी सोचना है कि शुरुआत में जब आप गेंदबाजी करें, तो बतौर गेंदबाज ना, सपोज अगर आकाशदीप यहाँ से गेंदबाजी करते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो बहुत ज़्यादा लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर सकते हैं, वो स्लोप की वजह से। तो अपने आप को मार्जिन देना कि ऑफ स्टंप के बाहर से थोड़ा और ज़्यादा वो मार्जिन रखना, ताकि वो गेंद अगर स्लोप में गिर के अंदर की तरफ आती है, तो उन्हें वो मार्जिन मेरे वो गेंद लेग साइड पे ना जाए। क्योंकि इंग्लैंड को तो आता है ना खेलते हुए, ज़्यादा खेले, हमारे भारतीय खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस बहुत कम है। ज़रूर राहुल को है, ज़रूर आपको वो एक्सपीरियंस बल्लेबाज नजर आएंगे, ऋषभ पंत भी, लेकिन उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस कम है यहाँ पे खेलने का। तो आपको वो स्लोप को बतौर गेंदबाज, बतौर बल्लेबाज, वो ध्यान रखना है कि इसको एडजस्ट आप करें ज़रूर। आउटफील्ड बड़ी तेज़ होती है, उस पर भी आपको ध्यान देना है कि फट करके बॉल जाता है, बतौर बल्लेबाज, बतौर फील्डिंग टीम, इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा। टीम कॉम्बिनेशन पे नजर डालते, सबसे पहले भारतीय टीम पे नजर डालेंगे ना, सिर्फ एक बदलाव, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे जसप्रीत बुमराह, ये तो शॉर्ट शॉट हो गया। लेकिन इसके अलावा भारतीय टीम सिर्फ सोचेगी कि क्या वॉशिंगटन सुंदर के साथ ही जाए अगर सीमिंग कंडीशन है, या फिर शार्दुल की तरफ हम दोबारा जाए। और अगर वैसा नहीं करते, क्योंकि देखिए वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा किया है, पर उनकी क्या गेंदबाजी, अगर ये सीमिंग कंडीशन देते हैं लॉर्ड्स पे, तो क्या काम आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बर्मिंघम के लिए तो एकदम परफेक्ट था, पिच पे रफ भी देखने को मिला था। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ वापस जाना, पर फिर वही बैटिंग की समस्या आ जाएगी। ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं होगा जैसे बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा का है, पर वो 8 नंबर वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बहुत टेम्प्टेड होऊंगा शार्दुल के लिए, भारतीय टीम क्या करती है ये देखना जरूर होगा। लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, उसके अलावा प्रॉपर जो टीम है अपनी प्लेइंग 11, जिसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर नंबर 3 पे, करुण नायर ने रन नहीं बनाए लेकिन कंफर्टेबल नजर आए थे, मुझे तो नहीं लगा यार बहुत ज्यादा दिक्कत उन्हें नजर आई। साई सुदर्शन के लिए मुश्किल जरूर था बाहर बैठना, लेकिन कंटिन्यू करना चाहिए करुण नायर के साथ, मेरा ये मानना है। शुभमन गिल नंबर 4 एकदम पुख्ता, नंबर 5 ऋषभ पंत, नंबर 6 रविंद्र जडेजा, नंबर 7 नीतीश कुमार रेड्डी की लोग बात करेंगे जरूर, लेकिन अगर वो खेलते उनको गेंदबाजी भी आप करा सकते हैं। और अगर वो खेलते तो मैं देखना चाहूँगा 10-10 ओवर कम से कम एक इनिंग में, जब मौका मिले उन्हें तो। और दूसरा फिर नंबर 8 पे शार्दुल या वॉशिंगटन सुंदर, 9, 10, 11 आपके हो गए भाई, बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप 10 नंबर। तो ये हो गई भारतीय टीम। अब इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं। इंग्लैंड की टीम के पास विकल्प क्या है और समस्या क्या है? देखिए, बेन टेकेट, जैक क्रॉली की एक समस्या है, बेन टेकेट पे नजर रहेगी। आकाशदीप राउंड द विकेट आए, फिर से उनको आउट कर सकते हैं। ऑली पोप नंबर 3, जो रूट नंबर 4, हैरी ब्रूक नंबर 5, नंबर 6 बेन स्टोक्स, इनके रन हुए नहीं है, इनके ऊपर भी नजर रही कैप्टन के ऊपर। नंबर 7 जेमी स्मिथ, वन ऑफ द बेस्ट बैटर गोइंग अराउंड वर्ल्ड क्रिकेट एज फार एज द विकेट कीपर बैट्समैन इज कंसर्न, तो फॉर्म भी बड़ा जबरदस्त है। नंबर 8 पे क्रिस वोक्स। अब 9, 10, 11 लास्ट मैच में तो ब्रायडन कास, जॉस टंग और शोएब बशीर, गस एटकिंसन और जोफ्रा की बात चल रही है। तो सपोज अगर दोनों को खिलाते हैं तो आपको बाहर बिठाना पड़ेगा दोनों फास्ट बॉलर को। लेकिन क्या सीमिंग कंडीशन है तो शोएब बशीर की जगह पे भी फास्ट बॉलर खिलाया जाए, स्पिनर को ना खिलाए, जो रूट से थोड़ी गेंदबाजी कराई जाए? क्या इंग्लैंड ये सोच सकती है? क्योंकि जो रूट भी तो यार आपको 8-10 ओवर दे ही सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। अगर आपने मनी बना लिया है कि हमें इंडियन पिचेस वाली जो स्टेटमेंट दिया बेन स्टोक्स ने कि भाई हमें इंडियन पिचेस वाली पिचेस देनी नहीं है, या तो हमें लग रहा है इंडिया में खेल रहे, बर्मिंघम में जो मैच हुआ, तो अगर प्रेशर है क्यूरेटर पे पानी डालने का, घास बनाने का, तो ऑल फास्ट बॉलिंग अटैक भी देख सकते हैं। आई डोंट नो। तो मेरे हिसाब से ब्राइडन कास्ट को भी खिलाए, गस
हॉटकिंसन को भी खिलाए, जोफ्रा आर्चर को भी खिलाए, बशीर बाहर बैठे और जॉस टंग बाहर बैठे। आपको कैसा लगा ये? तो ये प्लेइंग 11। और खैर भारत इतनी मजबूत स्थिति में ना, लेकिन वही प्रोसेस करना पड़ेगा। नए बॉल से अच्छी शुरुआत, शुभमन गिल का बल्ला चलना, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी, जाहिर सी बात है गेंदबाजी में तो कोई चिंता है नहीं, क्योंकि गेंदबाजी एकदम सॉलिड नज़र आ रही है अब क्वालिटी के लिहाज से, स्पेशली अब बुमराह के आने से, और मोहम्मद सिराज ने अपना कद बड़ा किया एज ए लीडर ऑल्सो पिछले मैच में। और आकाशदीप का जिस तरह से 10 विकेट का प्रदर्शन था वो काबिल तारीफ था। हाँ, भारत का ये बिहारी पड़ा इंग्लैंड पे भारी, मज़ा आया था गेंदबाजी देख के और कमेंट्री करते हुए। खैर, भारत ज़रूर, मैं कहूँगा कि भारत मजबूत स्थिति में, लेकिन अगर ये फायरी पेस लेके आते हैं तो पहले अगर बैटिंग आ जाती है तो थोड़ा संभाल के